मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार चल रही हमारी एक जो बातें आपके सामने किससे संबंधित, महाद्वीप से संबंधित जियोग्राफी में, वह बहुत ही शानदार चल रहा है। और आज हम लोग बात करने हैं, जी हाँ दोस्तों, यूरोप महाद्वीप से संबंधित। और यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो हमारी चर्चाएं होंगी उसमें आज हम आपको बता दें कि यह सेशन थोड़ा लंबा है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप या फिर संपन्न महाद्वीपों में से एक है। यूरोप महाद्वीप पर जितनी चर्चाएं की जाए उतना कम है दोस्तों, क्योंकि यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर सर्वाधिक नगरीकृत अर्थात क्षेत्र है और साथ ही साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी महाद्वीप है। लगभग 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ रहते हैं। आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है यहाँ कहानी। और साथ ही साथ आपको बता दें यह महाद्वीप, जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां स्थान रखता है। इस महाद्वीप में आपको पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के बाद सर्वाधिक देशों की संख्या जो पाई जाती है वह आपके यूरोप महाद्वीप में ही पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जैसे आपका इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड गणराज्य है, पुर्तगाली है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, चेक गणराज्य है, यूक्रेन है, यूगोस्लाविया है, रोमानिया है, बुडापेस्ट। तो कहने का मतलब ऐसा आपका ग्रीस एथेंस जिसकी राजधानी है, तुर्की है, रूस है, ऐसे बहुत सारे देश आपको क्या है देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत देखने को मिलेंगे। साथ ही दुनिया के समस्त महाद्वीपों में सर्वाधिक प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो पाया जाता है वह आपके नहीं दोस्तों कहीं और नहीं, ब्रिटेन में ही पाया, मतलब यूरोप महाद्वीप में ही पाया जाता है। तो इस तरह की चर्चा हमें आज करनी है। तो आइए दोस्तों एक एक करके स्लाइड के माध्यम से बातें समझते हुए धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं क्या है कहानी कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, पहले तो लिखा है यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ बातें हैं, देख लीजिए। क्षेत्रफल, जनसंख्या, देश है। दोस्तों हर बार मैंने कुछ आपको नया देने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग क्या है हर क्षेत्र में मजबूत हो जाएं, संपन्न हो जाएं और एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक जो देश है, सर्वाधिक जो क्या है दोस्तों देश है वह आपके नहीं किसका है भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका नहीं एशिया महाद्वीप है सबसे ज़्यादा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। यूरोप किस नंबर पर आता है? यूरोप आपका 6वें नंबर पर आता है, सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। देखा जाए तो दोस्तों आपका क्या होता है, जो एशिया है वह एशिया जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों अफ्रीका पे, लेकिन यहाँ पर जो यूरोप है वह जनसंख्या की दृष्टि में तीसरे स्थान पर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आगे देखते हैं दोस्तों, देशों में जो सर्वाधिक देश हैं वो किसके पास हैं? आपके नहीं अफ्रीका, फिर उसके बाद दोस्तों आपके यूरोप, फिर उसके बाद आपके एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का स्थान आता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ से समझने वाली बातें है ना। ठीक है, यहाँ से जो समझने वाली बातें हैं इनको थोड़ा सा देख लिया जाए तो कहने का मतलब ये है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये पूरा पार्ट और कुछ ऐसे है दोस्तों, याद रखिएगा कुछ ऐसे है आपका यूरोप। ठीक,
ये बातें आपको समझना चाहिए था। ये यूरोप महाद्वीप है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण, ध्यान से समझते जाइएगा। एक एक बातें करूँगा, छोटी छोटी बातें भी समझाने का प्रयास करूँगा। यूरोप महाद्वीप को सबसे समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा धन जिसके पास है किसी महाद्वीप में, यही है। देशों में भले कम हो, अमेरिका है संपन्न देशों में, लेकिन महाद्वीपों में यूरोप है। ठीक है, आगे देखिए। समृद्ध महाद्वीप, समृद्ध महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को क्या, यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ से भी देख लीजिए, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अर्थात प्रायद्वीप आपको मिलेंगे। जूकालैंड प्रायद्वीप आपको मिलेगा, आपको बाल्कन प्रायद्वीप मिलेगा, आपको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप मिलेगा। कहने का मतलब इस तरह बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ जैसे जूटलैंड प्रायद्वीप हो गया, डेनमार्क में है ये। कोला प्रायद्वीप हो गया, रूस का पार्ट है ये, याद रखिएगा। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप हो गया, जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों को मिल करके बनता है। अच्छा, प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप हमने बताया था वह स्थल जिसकी सीमा क्या है दोस्तों, तीन तरफ क्या हो, जल से घिरी हो जाए जिधर, और एक तरफ स्थल से लगी हो, तो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए आगे लिखा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप यूरोप ही है। बिल्कुल एकदम मैंने बताया 70 के आसपास। आगे देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर में स्थित राजधानी कौन सी है? एथेंस। ये प्रश्न आ चुका है, बहुत बड़े लेवल में आया हुआ है। एथेंस कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भूमध्य सागर में। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के सम्मिलित रूप को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। क्या बात है! उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य, मतलब आयरलैंड के भी दो पार्ट हैं, एक उत्तरी आयरलैंड है, एक दक्षिणी आयरलैंड है। दक्षिणी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के नाम से जाना जाता है। उत्तरी आयरलैंड से ही संबंधित थी एनी बेसेंट जी, याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है। कुछ है प्रमुख पर्वत, जैसे पेनेरीज पर्वत है। यह कहाँ है भैया पेनेरीज पर्वत? यह फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। किसके? फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। दूसरा कौन सा है? आल्प्स पर्वत है, यह फ्रांस और इटली के मध्य में स्थित है। फ्रांस और इटली के मध्य में स्थित है। तीसरा कौन है भैया? जूरा पर्वत है, यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। यहाँ से भी बातें आप देख सकते हो। अगला है वासेसेस पर्वत, यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। किसके मध्य? फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट अभी मैं दिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जहाँ से डेन्यूब नदी का उद्गम होता है। तो हमने क्या क्या नाम लिखा? पेनेरीज, आल्प्स, जूरा, वसेजेस पर्वत और ब्लैक पर्वत। अब इसी पर ताबड़तोड़ हम इसको दिखा भी देते हैं दोस्तों। बिल्कुल हमारा काम है अपने बच्चों को समझाना। ये दोस्तों स्पेन है, ठीक है, ये स्पेन है और ये है आपका फ्रांस। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में ये लिखा है पेनेरीज पर्वत। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, ये बातें आपको समझना चाहिए। ये है दोस्तों एपेनाइज पर्वत जो सिर्फ इटली में है। ये दोस्तों ये स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर जो स्थित है वो है आल्प्स पर्वत। ये आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर है आपका जूरा पर्वत, यहाँ पर है आपका वासेसेस पर्वत और यहाँ पर है आपको, जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट पर्वत। तो जितना हमने बताया, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है, आल्प्स पर्वत आपका इटली और मेन स्विट्जरलैंड के मध्य में है, और जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है सिर्फ जर्मनी में है, और पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य में है। ये हमने आगे आपको दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये आपका कुछ दोस्तों नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ, मेरा काम है ये करना। यहाँ पर है पेरेनीज पर्वत,
ठीक है, ये आपका इटली वाला पार्ट पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये इटली वाला पार्ट है, तो यहाँ पर है आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है आपका जूरा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है आपका वसेसिस पर्वत श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य स्थित यह पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखिए ना। यूराल पर्वत श्रेणी क्या है, यह यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। जब कोई पर्वत श्रेणी किसी के मध्य में स्थित होती है तो नो डाउट वो दोनों को विभक्त करती है, अलग करती है। अगर कोई पूछ ले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगला है काकेशस पर्वत। अगला क्या है, काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो रूस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो रूस महाद्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। बाकी आगे अभी इसके बारे में मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। काकेशस पर्वत श्रेणी, ठीक है, और यह पर्वत श्रेणी भी यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मैग्नीनोट रेखा, जो मैग्नीनोट रेखा है वह जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। कोई बात नहीं दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको प्लीज आप लोग नोट करते चलिएगा, माइंड में तो एकदम बैठा लीजिए। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य में है। पहली बार नाम सुने होंगे, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6वां देश है, मतलब महाद्वीप है, ठीक है, ये जानना चाहिए। यूरोप एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और यूरोप और एशिया मिल करके यूरेशिया का स्थल खंड बनाते हैं। किसका, यूरेशिया, जो हमने बताया था यूरेशिया, जी हाँ, प्लेट नाम लिखा था ना, यूरेशियन प्लेट। तो यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस क्या, एशिया, यूरेशिया, ठीक है। अगला है, ये महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अत्यधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर करता है, इसीलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। एक महाद्वीप हमने बताया था वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप, वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप दोस्तों, वह कौन सा वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप, वो था अंटार्कटिका महाद्वीप। वो कौन था, अंटार्कटिका महाद्वीप। लेकिन विज्ञान को समर्पित महाद्वीप जहां पर सर्वाधिक प्रयोगशालाएं हैं दोस्तों, वह आप कहानी यूरोप महाद्वीप में है। कहां पर, यूरोप महाद्वीप में है। तो यहां से भी देख लीजिए। क्षेत्रफल इसका कितना है, 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे संपूर्ण भूभाग का 6.8% है। जनसंख्या कितना है दोस्तों, जनसंख्या आपका 74,24,52, जी हाँ दोस्तों, मतलब 74,24,52,000 है, जो पूरे है, जी हाँ, विश्व का 11% है, यह याद रखिएगा। ये आपका यूराल पर्वत श्रेणी है, ये आपका कैस्पियन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व इसका 70, जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश स्वतंत्र, 5 देशों को सम्मिलित मान्यता और 4 देशों को पराधीन रखा गया है, डाटा 2017 के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। नगरीकृत का मतलब क्या हुआ, शहरीकृत। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हो गया, जी हाँ दोस्तों, बम्बई शहरी है, इलाहाबाद प्रयागराज में है, इलाहाबाद शहर हो गया, दिल्ली क्या है, शहर हो गया, आगरा क्या हो गया, शहर हो गया, जी हाँ दोस्तों। ऐसे करके गुजरात का अहमदाबाद, सूरत, ये सब क्या हो गए, शहर हो गए जो बड़े बड़े। इसी तरह वहाँ पर भी सर्वाधिक नगरीकृत पार्ट पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पुरातन काल में यूरोप विशेष रूप से यूनान पश्चिमी संस्कृति का जन्म स्थल है, ठीक है। मध्यकाल में यहाँ पर इसी ने ईसाईयत अर्थात पोषण किया, ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा
जी हाँ दोस्तों प्रचलन हुआ। आगे देखिए ये सब नहीं आएगा, जहाँ से आएगा हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता देंगे। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजन जैसे, ठीक है ना दोस्तों, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ठीक है ना दोस्तों। आपका और कौन था दोस्तों, आपका और कौन सा है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ठीक है, और आपका काला सागर। ये सब क्या होता है दोस्तों, अर्थात एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। इसमें जल और स्थल दोनों हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कैकेसस पर्वत श्रृंखला और काला सागर, इसको क्या करते हैं, यूरोप से एशिया से अलग करते हैं, ठीक है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, ध्यान समझते जाइएगा, अन्य जल निकाय, पश्चिम में, ठीक है, अटलांटिक महासागर, पश्चिमी में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा दक्षिणी पश्चिम में काला सागर से जुड़े हुए जल मार्ग स्थित हैं। चलिए दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं, समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे भैया, गड़बड़ा जाएंगे। चलिए यहाँ और एक दूसरा भी मैप था ना मेरे पास, ये था, मैं बना करके दिखा देता हूँ, बता तो दूंगा ही क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को संभालना। जैसे ये क्या है दोस्तों, ये है भूमध्य सागर, ये क्या है, भूमध्य सागर है। ये आपका क्या है, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अंध महासागर। ये है आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और इधर एशिया का पार्ट ही पड़ जाता स्थली वाला, ये है आपका काला सागर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए था, ठीक है। मेरा काम था बताना और मैंने बताने का प्रयास भी किया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है, यूरोपीय संघ के बारे में बताना चाहता है। देखिए दोस्तों, जो यूरोपीय संघ है, पहले यह 29 देशों का समूह होता था, फिर 28 देशों का समूह हुआ, अब वर्तमान में ब्रिटेन के निकलने के बाद, जी हाँ दोस्तों, यह 27 देशों का ही समूह बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अपने आप में ब्रिटेन, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण था। अभी बताएंगे, ब्रिटेन 3 देशों का समूह होता है, जिसमें से आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिल करके यह बनते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, टेंशन ना लीजिएगा। तो जो यूरोपीय संघ है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण संघ है, दुनिया के सबसे अर्थात मजबूत शक्तिशाली संगठनों में तो नहीं, सफल संगठनों में कह सकते हो आप, ठीक है। मजबूत संगठनों में नाटो का नाम आता है, याद रखिएगा नहीं। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, यह संघ वर्तमान में विश्व का सबसे सफलतम क्षेत्रीय संगठन है। सबसे सफलतम क्या क्षेत्रीय संगठन है, जो 28 देशों का समूह है। यह पेरिस संधि, कई संधियों से मिल करके यह बना था, याद रखेगा। पेरिस संधि 1951, रोम संधि 1957, ठीक है। और आपका यूरोपीय अधिनियम 1986, मैस्ट्रिक्ट संधि 1991 और अम्स्टर्डम प्रारूप संधि 1997 आदि संधियों के संगठन के सफल जो आपके संपूर्णता प्रदान की गई थी। इसको यूरोप के देशों में रूस क्षेत्रफल और आबादी दोनों की सबसे दोस्तों दृष्टि से बड़ा देश है आपका। लेकिन यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन अलग हुआ, कहानी 2017 से स्टार्ट हुई थी। उस समय मैं दिल्ली में पढ़ रहा था दोस्तों, मेरा उसी समय यूपीएससी की क्लास चल रही थी। चाणक्य आईएएस एकेडमी में मैं पढ़ाई किया था। चाणक्य आईएएस एकेडमी एक समय का बोलबाला था, याद रखिएगा दोस्तों। आज चाणक्य एकेडमी डूब चुका है, मतलब थोड़ा सा, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा अर्थात चाणक्य 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 ही था। अब तो सब बदल गया है, सिस्टम ही बदल रहा है, फ्लॉप हो गई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, समय है सबका उठता है, समय सबका गिरता है। अगर सब लोग ईमानदारी से काम करते रहते
ठीक है ना दोस्तों। तो कभी ऐसा नौबत नहीं आती है, याद रखिएगा कहीं ना कहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बातें रियलिटी है। तो जो रूस है दोस्तों, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का सबसे बड़ा देश है और यह विश्व का भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस, दोनों इसी महाद्वीप में स्थित है। कहने का मतलब बड़ा और छोटा दोनों इसी महाद्वीप में स्थित है। ये आगे वही लाइन पूरा लिखी हुई है, ठीक है। यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश देश तीन ओर सागरों या महासागरों से घिरे हुए हैं, सागरों या महासागरों से घिरे हुए हैं। आगे आइए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम देखते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न मतलब उत्तर आयरलैंड को मिल करके यूनाइटेड किंगडम बनता है। 4 देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, 3 देशों के समूह को ब्रिटेन कहते हैं। कौन कौन है? इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। इन तीनों देशों को मिला करके क्या बनता है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें इस पर लिखी हुई हैं, इसको एकदम अपने मन में बिठा लीजिएगा दोस्तों। क्या क्या लिखा है? विश्व में सर्वाधिक, ठीक है, लंबा समुद्रीय तट यूरोप महाद्वीप का है, ठीक है। किस महाद्वीप का सर्वाधिक लंबा तट है? तो यूरोप महाद्वीप का है। देशों में किसका है? तो कनाडा का है, याद रखिएगा। नहीं आगे, विश्व का एकमात्र महाद्वीप यूरोप है जिस पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। और इसका ना होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित नहीं होती हैं। ठंडी जलधाराएं क्या है? प्रवाहित नहीं होती हैं। आगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर के आसपास है। वोल्गा नदी यूरोपीय रूस की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जो रूस है उसकी भी सबसे लंबी नदी है। रूस का महत्वपूर्ण जल मार्ग यहीं से बनता है, याद रखिएगा। रूस को आपको पता होना चाहिए, रूस बहुत बड़ा देश है। रूस बहुत बड़ा देश है लेकिन फायदा नहीं उठा पाता। क्यों नहीं उठा पाता? क्योंकि रूस का स्थलीय भाग ज़्यादा लगता है और जलीय भाग बहुत कम लगता है, जिसके कारण उसको क्या है, जो व्यापार है, उत्पादन है, वह उसे ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता, ना तो आयात कर पाता है। और वह करता है तो उसके लिए अत्यधिक भाड़ा लगता है। आपको पता होना चाहिए, स्थलीय भाड़ा, सबसे बड़ा भाड़ा वायु भाड़ा, मतलब जहाज़ों का ही, फिर उसके बाद स्थलीय, फिर उसके बाद जल। तो कहने का मतलब सबसे सस्ता जो किराया होता है वो जल मार्ग का होता है, ये जान लीजिए। यह नदी वल्दाई होता है, अल्दाई लिख दिया, वल्दाई पर्वत श्रेणी से निकल करके कैस्पियन सागर में गिरती है। डॉन काला सागर में ही गिरती है, ये जान लीजिए। इसे वोल्गा नदी से जोड़ा गया है, जिससे काला सागर होते हुए समुद्री जहाज डॉन नदी के माध्यम से भीतरी भाग में प्रवेश कर सके। अच्छा, सर्वाधिक जल मार्गों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है? यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। सर्वाधिक क्यों? नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना बहुत बड़ा काम किया गया है। राइन नदी को होना चाहिए व्यापार में, अच्छा, राइन नदी के व्यापार में कोयले का महत्व अधिक होने के कारण इसे कोयले ढोने वाली नदी की जाती है। दोस्तों, राइन नदी के बेसिन में कोयला अत्यधिक मात्रा में निकलता है, जैसे भारत में दामोदर नदी का। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इसे काली नदी भी, कोयला नदी भी कहा जाता है, ठीक है। विश्व की यह सबसे व्यस्ततम नदी है। इसे व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। यह नदी ब्लैक पर्वत, मतलब जर्मनी के वर्सेजस या जार्जेस पर्वत के मध्य बहती है। ब्लैक पर्वत, ठीक है ना, जर्मनी में है, और जार्जेस, जिसका वसेजस पर्वत भी कहते हैं दोस्तों, इन दोनों के मध्य में प्रवाहित होकर भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए बहती है। भ्रंश के बीच यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, जिस तरह भारत की नर्मदा।
डेन्यूब नदी यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ठीक है, रोमानिया से होकर के यूक्रेन की सीमा के निकट का, यूक्रेन नहीं होगा दोस्तों, मतलब एथेंस है, ग्रीक है, वहाँ के सीमा के निकट क्या होती है, काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखापेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर है दोस्तों। आगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये बात तो सबको पता है भाई, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह सीन नदी के तट पर है दोस्तों। फ्रांस में शैंपेन शराब बनाई जाती है, इसीलिए इसको सुरा और सुंदरियों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। फ्रांस को फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एकदम वही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में इमैनुअल मैक्रो, वही बात यहाँ तक। नॉर्वे, लैंड ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अत्यधिक समय तक रुकता है, इसीलिए इसको मिडनाइट भी कहा जाता है। और याद रखना, यहाँ रात्रि नहीं होती है कुछ समय तक, इसीलिए कहलाता है। क्योंकि उत्तरीय क्षेत्र में, जी हाँ, ध्रुव की बात किया जाए तो मई से जुलाई के अंत तक सूर्य अस्त ही नहीं होता, और नवंबर से जनवरी के बीच में सूर्योदय ही नहीं होता है। डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड को कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री देश है। इसका, जी हाँ दोस्तों, 3 हिस्सा भाग एशिया में है, 1 हिस्सा भाग दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका 1/4 यूरोप में है, जिसके कारण इसने यूरोपीय कल्चर को अपनाया। लेकिन आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वह जो पर्दा प्रथा का कारण चल रहा है दोस्तों, तो उसमें इसी के कारण इसका विकास बहुत कम हो पा रहा है, इसीलिए कहा जाता है बहुत बढ़िया देश। फिनलैंड, हजारों झीलों वाला देश, जी हाँ दोस्तों, किसे कहा जाता है? आपके फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्या कह रहा है? इटली के पीसा नामक स्थान पर 8 मंजिल ऊंची मीनार है, जो एक ओर झुकी हुई है। भाई बात सही है, इसीलिए इसको झुकी मीनार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, केवल 3 मीटर गहरी है। 3 मीटर का मतलब बहुत ज़्यादा, तो मतलब 20 फीट, आसपास 20 फीट। अब 20 फीट की गहराई कुछ नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये टिकी हुई है आज भी। और इसके शिल्पकार जो थे वह, जी हाँ दोस्तों, बोनानास 1154 ईस्वी था। औद्योगिक क्रांति का जो सर्वाधिक, औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ वो 1750 ईस्वी में हुआ सॉरी। और पुनर्जागरण कारण, ठीक है, पुनर्जागरण की भी शुरुआत यहीं से होती है। तो औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, विकास होना, उद्योग की तरफ लोगों का जुड़ना। और फिर पुनर्जागरण मतलब छपाई उपाई, रंगाई उंगाई चालू हो गई, पुस्तक पुस्तक आने लगी, लोग जागरूक होने लगे, ये सारी चीज़ें। तो पुनर्जागरण भी यहीं से शुरू हुआ। और आपको बता दें, पुनर्जागरण का जो जन्मदाता माना जाता है, इटली के दाते को माना जाता है। और पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी वह इटली से ही हुई थी। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। बाल्कन प्रदेश, ठीक है, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूनान आदि के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। अगला है स्कैंडेनेवियन प्रदेश। यूरोप के उत्तरीय क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि देशों के सम्मिलित जो नाम है उसको यह नाम दिया जाता है, ठीक है, यह नाम दिया जाता है। चलिए, यूरोप में सर्वोच्च पर्वत शिखर, यूरोप में सर्वोच्च पर्वत शिखर काकेशस पर्वत श्रेणी का एल्ब्रुज पर्वत है। रूस में स्थित एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। चलिए, स्पेन व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है,
याद रखिएगा। जैसे यह आपकी जिब्राल्टर जल संधि है, ध्यान से देखते रहा करिए दोस्तों, क्या करें मेरा काम है बताना। इधर भूमध्य सागर है ये पूरा पार्ट, इसको, और इधर है अटलांटिक महासागर, इसको दोनों को जोड़ती है। यहाँ से स्पेन का पार्ट पड़ता है और इधर आपका अफ्रीका का मोरक्को पड़ता है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, एक तरह से कहा जाए स्पेन को मोरक्को से अलग कर देती है, और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इटली का विश्व का सर्वाधिक दोस्तों अंगूर व जैतून का उत्पादन करती है इटली। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अभी हाल ही में इटली की संसद ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने आने वाले चुनाव में सांसदों की संख्या कम करेगी। कब लिया था निर्णय? 2019 में लिया था दोस्तों चुनाव, और कम भी हो चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कोरोना के समय में हुआ था, और वहाँ प्रत्यक्ष दोस्तों लोकतंत्र है, उसके कारण यह हुआ था। हमारे यहाँ कम हुए का, हमारे यहाँ चाहे तो और बढ़ा दे। ठीक है, जब जनसंख्या सरकार ने कहा कि ऐसा नौकरियों में लोगों की कमी की जाएगी, तो कहा भाई फिर सांसदों में भी कमी की जाए, तो कहा ठीक है, इसके लिए प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, इटली के रोम को पोप का शहर कहा जाता है। इटली के रोम को क्या है? पोपो का शहर कहा जाता है। आगे, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर में टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है, अगला, डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल, जी हाँ दोस्तों, सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। जैसे ये डोवर जल संधि है, किसके मध्य है? ये है आपका ब्रिटेन, इधर है ये फ्रांस का पार्ट, ये है इंग्लिश चैनल, ये है उत्तरीय सागर। इसी के नीचे नीचे एक, जी हाँ, सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग की कुल लंबाई 54.54 किलोमीटर और गहराई 75 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है, वही बातें हो रही हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की तरह भी एक कृषि प्रधान है, और हिमालय की तरह यहाँ उत्तर में आल्प्स पर्वत स्थित है। चलिए भाई ठीक है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। वाह। फ्रांस को व्हाइट यार्ड या नॉर्वे को फियोर्ड तट का देश कहा जाता है। फियोर्ड तट हमने बताया था, यह कटे छटे भाग है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक विश्व में नॉर्वे में ही है। इंग्लिश चैनल फ्रांस व यूरोप की मुख्य भूमि को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, अभी मैंने बताया भी था। और आपका, जी हाँ, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय सुकुमार सेन थे। ये इंग्लिश चैनल का मतलब क्या? चैनल एक जल का पार्ट होता है जो संकीर्ण होता है, याद रखना, जल संधि से थोड़ा सा कम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जल धारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। ये तो मैंने आपको बताया भी था, बताने की जरूरत तो यहाँ मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि हर एक पार्ट्स पर तो मैंने चर्चा कर दी है। आगे देखिए, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। स्विट्जरलैंड सबसे सुंदर घड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है, ये बात भी सही बात है। आगे देखिए क्या है, नीदरलैंड ने उत्तरीय सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं, और इसी प्रकार के प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यूरोप में जो शक्कर बनाया जाता है वह चुकंदर से बनाया जाता है। यहाँ विश्व का 50% चुकंदर यूरोप में ही उत्पादित होता है। ठीक है, इसीलिए तो खा खा करके लाल लाल हुए रहते हैं ना। चलिए, जर्मनी बिस्मार्क व हिटलर की कर्म भूमि है, याद रखिएगा दोस्तों।
दोनों विश्व युद्ध का जन्मदाता यही है, एक का बिस्मार्क है, दूसरे का हिटलर है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 के मध्य में हुआ था। चलिए आगे दिखा है दोस्तों, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इससे क्या होता है दोस्तों, अंदर से प्रज्वलित गैसें, जो मैग्मा है दोस्तों, लावा के रूप में निकलता रहता है, जिससे आसपास का क्षेत्र पूरा प्रकाशमान रहता है। इसीलिए इसे क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यहीं से देख लीजिए। आगे क्या है, यूरोप की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील लडोगा झील है, जिसका क्षेत्रफल 17,700 वर्ग किलोमीटर है। यह यूरोपीय रूस में स्थित है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, रूस एवं टर्की दोनों देशों, ठीक है, रूस एवं टर्की दोनों देश यूरोप एवं एशिया महाद्वीप दोनों में अवस्थित है। रूस और टर्की यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। कील नहर डेनमार्क और जर्मनी के मध्य स्थित है। यह नहर होना चाहिए, यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आगे, मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। किसको, मास्को, मास्को का नाम सुने हैं ना, कौन मास्को, रूस की राजधानी मास्को। तो दोस्तों मास्को को कहा जाता है किसका किसका, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और आपका लडोगा झील, ये इनको पांचों को। नॉर्वे के स्लेड यार्ड द्वीप अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच, ठीक है ना, ब्रेनर दर्रा, जी हाँ दोस्तों, स्थित है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, जी हाँ दोस्तों, आपका स्थित है। फ्रांस और, जी हाँ, फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। क्या बात है दोस्तों, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। इसीलिए इसे किसानों का देश भी क्या है, कहा जाता है। इसीलिए इसको किसानों का देश भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। कुछ जल संधियाँ हैं दोस्तों, और जो जिसको जिसको अलग करती हैं उसके लिए, और किसको किसको जोड़ती हैं, जो मेन है उनको देख लीजिए। डोवर जल संधि जो है वह इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। ठीक है, और यह इंग्लिश चैनल को उत्तरीय सागर से जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि क्या है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। किसको, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों, यह उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के मध्य में है, मतलब जोड़ती है। चलिए दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य में है, और यह क्या करती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बोनीफेसिया जल संधि, ये सार्डिनिया को फोर्निफेकस द्वीप से अलग करती है, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बास्पोरस जल संधि जो इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप के मध्य में तुर्की के बीच में है दोस्तों, इसीलिए महत्वपूर्ण है। काला सागर और मरमरा सागर के बीच है। जी हाँ, इस्तांबुल जो है वो तुर्की का पार्ट है, जो आपके किसके है, यूरोप में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर है आपकी जानना चाहिए भूमध्य, ये है जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर है आपकी डोवर जल संधि। ठीक है, यहाँ पर है आपकी, याद रखिएगा, बास जल संधि। तो इस तरह कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जानना चाहिए था। ठीक है, आगे आइए। यूरोप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन से, नंबर 1 डेन्यूब नदी, यह जर्मनी के, ठीक है, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके
कहाँ कहाँ जाती है भैया देख लिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, चेकोस्लाविया, ठीक है, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया से बहते हुए काला सागर में गिरती, और जाती लेकिन प्रमुख लिख दिया है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों के डेन्यूबिया कहा जाता है। डेन्यूब नदी वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी एवं विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर लगभग बहती है। इसमें 4 राजधानियां जैसे बुडापेस्ट, बुखापेस्ट, बेलग्रेड और वियना अवस्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकल करके कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी झील इसी के कारण बन जाती है, अपना जल गिराती। इस नदी के तट पर वोल्गोग्राड, सरातोव और अस्तर खान जैसे प्रसिद्ध नगर अवस्थित है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सीन, इसका पुराना नाम सेकाना है। उत्तरीय फ्रांस की एक नदी जो बरगंडी उच्च भूमि से निकल करके क्या है दोस्तों, इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के किनारे स्थित है। अगला है टेम्स नदी, ठीक है, इसका पुराना नाम टेमेसिस है और यह नदी दक्षिण इंग्लैंड में कोट्टस ओल्ड पहाड़ी से निकल करके उत्तरीय सागर में गिरती है। लंदन एवं ऑक्सफोर्ड नगर इसी के किनारे स्थित है। लंदन इसके दोनों किनारों पर स्थित है। लंदन तट यह नदी नौगम है। आपको पता होना चाहिए जो आपकी टेम्स नदी है, आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, पीके। आपने पीके में देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा की मुलाकात वो फिल्म थिएटर पर होती है टिकट को लेकर के, नहीं जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद वो दादा चूतिया बना के टिकट लेकर के चले जाते हैं। फिर बाद में जब उनको देखते हैं तो दोस्तों क्या है, खींचते हुए, मतलब दोनों आपस में देखे होंगे कि फिर वहीं से दोस्ती बढ़ती है। फिर एक गाना स्टार्ट होता है, ठीक है, प्यार बढ़ता है। तो देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत क्या है, नदी में अर्थात नाव से जाते रहते हैं गाना गाते हुए, और अनुष्का शर्मा अपना साइकिल से नहीं उनके पीछे पीछे जाती हैं। यहाँ पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि हीरोइन हीरो के पीछे भागते हुए जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा काम आप लोग भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर चीज़ें का हंसी मजाक पात्र है, थोड़ा हंस लिया हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसा काम करेंगे तो होगा क्यों नहीं, वर्दी होगी, ठीक है, जज्बा होगा, तो कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर आपके पास पावर है तो अपने आप लोग खींच करके आते हैं, ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब ये होता है कि नहीं, वो सीन दिखाई दी है ना कि नदी एक बराबर, मतलब नदी क्या, कई मूवियों में देखे होंगे कि ऐसे घर बना है और नदी उसके एकदम घर से लगती हुई बॉर्डर पर ऐसे दिखाई देती है ना, बड़ा सुंदर लगता है ना। तो वसी में से एक है आपका टेम्स नदी। अगला है टाइबर नदी। कौन सी नदी, टाइबर नदी, इटली की एक नदी जो एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम जो इटली की राजधानी है इसी के मुहाने में है, और वेक्टन सिटी इसके दाहिने में है। आगे लिखा है राइन नदी, बहुत महत्वपूर्ण, इसका पुराना नाम रेना से है, नोट कर लीजिए। यह नदी आल्प्स पर्वत पर स्थित कंटेंस झील से निकल करके फ्रांस तथा जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहते हुए नीदरलैंड पहुंचती है और वहीं पर उत्तरी सागर में गिरती है। नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह जो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है वह इसी नदी पर है, ठीक है, इसी नदी के मतलब मुहाने पर है, ये जानना चाहिए। उत्तरी सागर में गिरती है, नोट कर लीजिए। इसके तट पर फ्रैंकफर्ट, ठीक है, स्टुटगार्ट, रॉटरडम, कोलोन, हेडेलबर्ग आदि बसे हुए हैं। यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग बनाती है। इस नदी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक कोयला परिवहन किए जाते हैं, जिसके कारण इसको कोयला नदी भी कहा जाता है, ठीक है। रोन नदी, यह नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकल करके जेनेवा झील से बहती हुई भूमध्य सागर में स्थित लायंस की खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों, इसकी मुख्य सहायक नदी सावोन नदी है।
फ्रांस के लियोन शहर इसी के तट पर स्थित है। पो नदी इटली की, ठीक है, यह नदी आल्प्स पर्वत के 20 स्थान से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए एड्रियाटिक सागर में, जी हाँ दोस्तों, वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इटली का प्राचीन नगर वेनिस इसी नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो अब मैंने पढ़ाया, उनको बता देता हूँ। दोस्तों ये है आपकी राइन नदी, ठीक है, ये है आपकी सीने नदी, ये है आपकी राइन नदी, ठीक है, यह है आपकी, जी हाँ दोस्तों, पो नदी, और ये है आपकी रोन नदी, ये है आपकी डेन्यूब नदी, ठीक है, जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ वो मुहाना है, ठीक है, यह है आपकी नीपर नदी, यह है आपकी डॉन नदी, मरमरा सागर, और ये है आपकी बोलवा नदी, ये कैस्पियन सागर। तो इस तरह दोस्तों आपकी यहीं पर है आपकी सारी चीज़ें, हर नदी का पार्ट मैंने बना दिया है, देख लीजिए दोस्तों जो प्रमुख नदियां थी। चलिए आगे आते हैं, यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीपों को देख लेते हैं। जो प्रमुख प्रायद्वीप है यहाँ से भी देखना चाहिए, जूटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है, यह उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य स्थित यूरोप में विस्तृत है। डेनमार्क इसी प्रायद्वीपी पर बसा है। यह निम्न भूमि क्षेत्र है। यह प्रायद्वीप अपने डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, स्कैंडेवियन प्रायद्वीप, यह प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड में विस्तृत है। यह प्राचीन बाल्टिक शील्ड का भाग है। यह अपने फियोर्ड तट के लिए जाना जाता है। यहाँ कटे फटे भाग हैं। यहीं डेयरी उद्योग काफी समृद्ध भी है, ठीक है। आगे बाल्कन प्रायद्वीप, अभी मैं दिखा दूंगा, इन सब को दिखा भी दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। दक्षिणी यूरोपीय, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित इस प्रायद्वीप में अल्बानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस व तुर्की आदि देश बसे हैं। यह कायटस्थ स्थलाकृतियों का प्रदेश है और लोकतंत्र का जन्म यहीं से माना जाता है। क्रीमिया, यूक्रेन के दक्षिणी भाग में काला सागर तक विस्तृत यह यूक्रेन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ लौह अयस्क एवं खनिज तेल भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रायद्वीप की आकृति हीरे जैसी है। कोला प्रायद्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्वेत सागर एवं वेरेंट सागर के मध्य स्थित एक प्रायद्वीपीय रूस का भाग है ये। यहाँ बॉक्साइट, ठीक है, का प्रचुर भंडार पाया जाता है। सोवियत रूस का सौर मौसी पतन मुर्मुस्क इसी प्रायद्वीप में अवस्थित है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके सामने आ गया है, देख लीजिए दोस्तों। ये है आपका स्कैंडेवियन प्रायद्वीप, ये देखिए इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, ये आपका है। फिर दोस्तों इधर आप देख रहे होंगे एक प्रायद्वीप ये है, फिर एक प्रायद्वीप ये है आपका, ये वाला देखिए, ये इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, इसको बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं स्कैंडेवियन प्रायद्वीप, ठीक है ना दोस्तों। ये है आपका, जी हाँ, इटालियन प्रायद्वीप, ये देखिए, और ये है आपका नहीं दोस्तों बाल्कन प्रायद्वीप, ये वाला पार्ट, और ये आपका है, जी हाँ दोस्तों, अबलेरियन प्रायद्वीप, ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे प्रायद्वीप यहाँ पर हैं। लास्ट स्लाइड है दोस्तों आपके नहीं, क्या कहती है यहाँ पर, ऊटी गोर्ड जलप्रपात। ऊटी गोर्ड जलप्रपात यूरोप महाद्वीप के नॉर्वे देश में उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह विश्व का तीसरा ऊंचा सबसे बड़ा जलप्रपात है ऊटी गोर्ड, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात ना, जी हाँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खाड़ियाँ 3 लिखी हुई है, और ये कहाँ है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यूरोप की, लेकिन कहाँ पर है। नंबर 1 बिस्के की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, जल का वह भाग जो 3 ओर स्थल से लगता हो, एक ओर जल से लगता हो, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, एक और स्थल, उसे खाड़ी कहते हैं। विस्के की खाड़ी, ठीक है, अटलांटिक महासागर में है ये खाड़ी,
और फ्रांस व स्पेन की सीमा पर है। ठीक है, विस्के की खाड़ी कहाँ भैया, अटलांटिक महासागर में है। ये फ्रांस व स्पेन की सीमा पर स्थित है। दूसरा है बोथनिया की खाड़ी, दूसरा क्या है, बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर में है ये। और ये क्या है दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है। ये जानना चाहिए आपको। कौन सी दोस्तों, बोथनिया की खाड़ी, स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। अभी दिखा भी देता हूं, रीगा की खाड़ी, ये कहाँ है भैया, बाल्टिक सागर में स्थित है रीगा की खाड़ी। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको समझाया। अब आइए दिखा भी देते हैं इन खाड़ियों को भी, जहाँ से मिलेंगी मैं वहीं पर दिखा दूंगा। चलिए इसमें से समझ लेंगे, यहाँ पर है, याद रखिएगा। ये दोस्तों यहाँ पर आपकी नी, जी हाँ दोस्तों, काला ले लेते हैं। ये है आपकी विस्के की खाड़ी, ये देखिए ये विस्के की खाड़ी है, इधर फ्रांस है, ये स्पेन है। यहाँ पर विस्के की खाड़ी है, यहाँ पर है ये आपका देखिए फिनलैंड की खाड़ी में, यहाँ पर है आपका नी, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पर है आपकी बोथनिया की खाड़ी। ठीक है, यही 3 खाड़ियाँ थी ना, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी खाड़ियाँ थी। बोथनिया की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब ये है आपकी बोथनिया की खाड़ी ये वाला, और ये आपकी रीगा की खाड़ी यहाँ पर। तो इस तरह आपने देखा कि ये प्रमुख खाड़ियाँ थी जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इन पर भी हम लोगों ने एक एक करके चर्चा कर लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा सिलसिला, जो हम लोगों ने हर एक महत्वपूर्ण पर बातें किया। अगर इसे पूरा आप अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तो नो डाउट दोस्तों फिर प्रश्न से आपको समस्याएं नहीं होंगी, और इससे बाहर प्रश्न जाने की उम्मीद भी मैं नहीं करता हूं। अगर समझदारी यही में है कि इसको बढ़िया से तैयार कर लिया जाए विथ मैपिंग। आप मैप खोल करके पढ़िएगा, सामने रख रख करके नहीं, हर चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अच्छे से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पर दीजिए हमें इजाज़त, फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए आयाम के साथ। आप सभी लोग हमारा इतना देर तक साथ दिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी 91 पर दोस्तों विश्वास करके अगर आप जुड़े हैं तो नो डाउट यहाँ पर समस्त चीज़ें अच्छी ही दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।